नमस्कार आप लोगों को। हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे कैटलिस्ट के बारे में, जिसमें समांगी उत्प्रेरण के बारे में पढ़ लिए थे। होमोजेनियस कैटालाइसिस, विसमांगी कैटालाइसिस को देख रहे थे। कुछ व्यवधान के कारण वह अधूरा रह गया था, तो उसको फिर से हम शुरू से देखते हैं। तो आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। विसमांगी उत्प्रेरण या असमांगी उत्प्रेरण, हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस। ठीक है, तो किसको कहते हैं? तो समांगी को कल हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि जब किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान प्रतिकारक, प्रतिफल एवं उत्प्रेरक सबका भौतिक अवस्था आपस में समान होता है, तो उत्प्रेरण की वैसी घटना को हम लोग कहेंगे समांगी उत्प्रेरण या होमोजेनियस कैटालाइसिस। तो तीनों का, प्रतिकारक का, प्रतिफल का और कैटलिस्ट का, तीनों का भौतिक अवस्था होना चाहिए सिमिलर। अब यहां पर जो है उसी का उल्टा हो जाएगा। कहता है कि जब किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान या उत्प्रेरण की वैसी घटना जिसके दौरान प्रतिकारक, प्रतिफल और उत्प्रेरक ये तीनों का भौतिक अवस्था आपस में समान नहीं हो, तो उसको हम लोग कहेंगे, उस घटना को कहेंगे विसमांगी उत्प्रेरण या असमांगी उत्प्रेरण। तो कहता है उत्प्रेरण की वैसी घटना जिसके दौरान प्रतिकारक या प्रतिफल प्रतिकारक, प्रतिफल एवं उत्प्रेरक का भौतिक अवस्था समान नहीं हो, उसे विसमांगी उत्प्रेरण कहा जाता है। जब भौतिक अवस्था जो है सबका समान नहीं रहेगा, तो उत्प्रेरण की ऐसी घटना को हम लोग कहेंगे विसमांगी उत्प्रेरण। एग्जाम्पल के लिए देखें कि जैसे यहां पर हम लोग लेते हैं 2KClO3 सॉलिड है, MnO2 सॉलिड है, 2KCl सॉलिड, 3O2 गैस। तो कोई एक चीज डिफर कर गया। दूसरा
CH3 COO C2H5 ये लिक्विड है, H2O लिक्विड है। अब यहाँ पर CH3 COOH ये भी लिक्विड, C2H5OH ये भी लिक्विड, और यहाँ पर जाकर देखते हैं कि NaOH सॉलिड है। इसी प्रकार से N2 गैस, 3H2 गैस, 2NH3 गैस। अब यहां पर जाकर के जो है कि उत्प्रेरक के रूप में Fe ले लिए सॉलिड। तो क्या देखते हैं कि कहीं न कहीं कुछ डिफर आ रहा है, या तो उत्प्रेरक या प्रतिकारक या प्रतिफल कहीं न कहीं कोई चेंजिंग आ रहा है भौतिक अवस्था में। तो वैसे घटना को हम लोग कहेंगे विसमांगी उत्प्रेरण। लिखिए इसको। हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका क्रियाविधि, मैकेनिज्म, क्या थ्योरी है, कैसे वर्क करता है। जैसे समांगी वाला में देखे थे उसी प्रकार से भी समांगी वाले में भी देखते हैं। Theory of heterogeneous catalysis। विसमांगी उत्प्रेरण के सिद्धांत। इसे समझाने हेतु या इसकी जानकारी देने हेतु निम्नांकित दो सिद्धांतों का उपयोग किया गया है। पहला नंबर या ए नंबर ओल्ड कॉन्सेप्ट और बी नंबर मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तो दो तरह का सिद्धांत दिया है, एक पुराना विचारधारा क्या कहा था और वर्तमान में क्या सिद्धांत क्या काम कर रहा है। तो इस दोनों को हम लोग थोड़ा डिटेल से देखें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ओल्ड कॉन्सेप्ट। इस सिद्धांत के अनुसार
इस सिद्धांत के अनुसार निम्नांकित दो बातों की जानकारी दी गई है। अब क्या बात है दो? तो पहला बात कहता है कि जब हम उत्प्रेरक को डालते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो कहता है कि उत्प्रेरक का जो बाहरी सतह है, उस बाहरी सतह पर रिएक्टेंट का अधिशोषण होता है, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं एडजॉर्प्शन में। अर्थात कैटलिस्ट जो है, ये कैटलिस्ट है, ये हो गया अधिशोषक के रूप में काम करेगा। और रिएक्टेंट जो है, ये रिएक्टेंट है प्रतिकारक, अब ये जो है काम करेगा अधिशोष्य के रूप में। पहला बात यही बता रहा है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल का अधिशोषण होता है कैटलिस्ट के बाहरी सतह पर, जिसके परिणाम स्वरूप कैटलिस्ट का मॉलिक्यूल रिएक्टेंट को उत्तेजित करता है। रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल उत्तेजित हो जाता है और जिससे रिएक्शन का रेट क्या होता है, बढ़ जाता है। दूसरा बात कहता है कि ये रिएक्शन चूंकि एक्सोथर्मिक है, हीट जब रिलीज होता है तो वो भी जाकर के जो है कि और ज्यादा एक्टिवेट करता है रिएक्टेंट को, रिएक्शन के रफ्तार को बढ़ाने के लिए। तो दोनों बात को हम लोग देखते हैं थोड़ा डिटेल से। तो कहता है कि जब प्रतिकारक के संपर्क में उत्प्रेरक के अणु आते हैं, तब उत्प्रेरक मतलब यहां पर क्या काम करेगा, अधिशोषक। के बाहरी सतह पर प्रतिकारक अधिशोष्य के अणु अधिशोषित होते हैं, जिससे उत्प्रेरक के सतह पर प्रतिकारक के अणु का सांद्रण बढ़ जाता है। अतः द्रव्यमान पिंड के नियमानुसार सांद्रण बढ़ने के कारण प्रतिक्रिया
का दर बढ़ जाता है। ठीक है कि लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है, द्रव्यमान पिंड का नियम, कि किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया का दर जो है प्रतिकारक के मोलर सांद्रण के गुणनफल का समानुपाती होता है। तो जो पीछे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में भी वेग नियम देखे थे, रेट लॉ, उसमें भी यही बात बोला गया था कि रिएक्शन का जो रेट है वो प्रतिकारक के मोलर सांद्रण का गुणनफल का समानुपाती होगा। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी कि जैसे उसके सतह पर उत्प्रेरक का जो बाहरी सतह है, प्रतिकारक का सांद्रण जब अधिक बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, रिएक्शन रेट हो जाएगा, मैंने रिएक्शन जो है उसका रिएक्शन का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि सांद्रण बढ़ रहा है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यमान पिंड के नियमानुसार वो जाकर के जो है कि उसका रेट बढ़ेगा। दूसरा है चूंकि अधिशोषण की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होता है, अतः इस दौरान ऊष्मा मुक्त होता है। जो प्रतिकारक के अणु को क्रियाशील बनाता है। इस घटना के परिणाम स्वरूप प्रतिक्रिया का दर बढ़ जाता है। तो ये था दो प्रमुख जानकारी, जिसमें बताया गया कि पहला जो है कि सांद्रण बढ़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप भी रेट बढ़ेगा, प्लस ये प्रतिक्रिया जो है ऊष्माक्षेपी है यह घटना। तो घटना जब ऊष्माक्षेपी है तो ऊष्मा जो मुक्त होगा वो प्रतिकारक का जो अणु है उसको जाकर क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, क्योंकि जितना उसको सक्रियण ऊर्जा चाहिए एक्टिवेट होने के लिए उतना एनर्जी उसको देगा। जो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग सक्रियण ऊर्जा के बारे में पढ़े थे कि प्रतिकारक का अणु को चाहिए कुछ ऊर्जा उसको जगने के लिए, तो वही ऊर्जा उसको कौन दे रहा है, यहाँ जो ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया हो रहा है तो उसके दौरान वो जो ऊष्मा मुक्त होगा वो वहां पर एनर्जी उसको दे रहा है ताकि उसके रेट को बढ़ाया जा सके, एक्टिवेट किया जा सके। और एक्टिवेट करेगा तो ऑटोमेटिकली जो है रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये दो प्रमुख घटना के आधार पर बतलाया गया कि कैटलिस्ट जो है यहाँ पर हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट जो यहाँ ले रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में उसका जो यहाँ पर अधिशोषण की घटना कंप्लीट हो रहा है। और अधिशोषण की घटना जो कंप्लीट हो रहा है जिसमें दो महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर हो रहा है, एक सांद्रण बढ़ रहा है और दूसरा ऊर्जा मुक्त हो रहा है। ये दोनों का ओवरऑल जो इफेक्ट पड़ता है वो क्या है, प्रतिक्रिया के दर को बढ़ा देना। ठीक है, लेकिन फिर भी जाकर के यहाँ पर कहता है ये सिद्धांत उतना कारगर नहीं है, पुराना सिद्धांत, इसलिए कि इसमें कैटलिस्ट का कहीं विशिष्टता नजर नहीं आ रहा है कि कौन सा कैटलिस्ट कितना क्या करेगा नहीं करेगा, उसका क्या कैरेक्टर है, कौन अधिक अधिशोषित करेगा, ये सब कुछ जानकारी इसमें मिलती नहीं है।
खैर जो भी हो, तत्कालिक पुराना सिद्धांत को हम लोग देख चुके। ओल्ड कॉन्सेप्ट के अंदर में ये आया, अब हम लोग देखेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तब तक इसको लिखिए पहले। हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट। इस सिद्धांत के अंतर्गत निम्नांकित बातों की जानकारियां दी गई हैं। पहला बात कि जब प्रतिकारक के अणु उत्प्रेरक की बाहरी सतह के संपर्क में आते हैं, तब दोनों पदार्थों के अणुओं का विसरण, डिफ्यूजन होता है। दूसरा, तब प्रतिकारक का कुछ अणु अधिशोषण के कारण उत्प्रेरक के बाहरी सतह के साथ जुड़ जाते हैं। कि जब पहला काम हुआ कि उत्प्रेरक का अणु और कैटलिस्ट थी जो प्रतिकारक का अणु है, दोनों आपस में पहले विसरण होता, मतलब घुलता मिलता है। अब उसके बाद इसका कुछ अणु क्या करता है, उत्प्रेरक के बाहरी सतह पर उसके साथ थोड़ा इंटरेक्ट होकर के अर्थात अधिशोषित हो जाता है, कुछ अट्रैक्शन हो जाता है, उसके साथ जुड़ जाता है। तीसरा, तब उत्प्रेरक के सतह पर
प्रतिक्रिया संपन्न होने के कारण प्रतिफल का निर्माण होता है। उसके बाद कुछ प्रतिक्रिया संपन्न होती है जिसके परिणाम स्वरूप यहां पर प्रतिफल भी बनता है। अब उसके बाद देखिए क्या होता है। तब प्रतिफल के अणु उत्प्रेरक के सतह से अलग हट जाते हैं और पांचवां, अंत में प्रतिफल के अणु पूर्णतः उत्प्रेरक के सतह से अलग विसरित हो जाते हैं। तो ये स्टेप जो है सब मिला के कंप्लीट होता है मॉडर्न थ्योरी के आधार पर। पहले इसको लिख ले। हो गया? चलिए, तो पहले जाकर के यहां पर क्या होगा, संपर्क दोनों पदार्थों का विसरण होगा। उसके बाद कुछ अणु अधिशोषण के कारण जाकर उत्प्रेरक के बाहरी सतह के साथ जुड़ जाते हैं और तब फिर रिएक्शन चालू होता है, प्रतिफल बनता है। प्रतिफल का कुछ अणु फिर धीरे धीरे हटना चालू होता है और अंत में पूर्णतः जो जितना भी प्रतिफल अणु बना वो वहां से उत्प्रेरक के बाहरी सतह से डिजॉर्प्शन होता है, उसका विअधिशोषण, जो वहां पर पूर्णतः क्या होता है, अलग हो जाता है। तो ये जाकर के जो है कि हम लोग इसको एक डायग्राम के रूप में देखें, माने रिएक्शन के रूप में। जैसे यहां पर है A+B आइदर कैटलिस्ट, अब उसके बाद इधर AB बनेगा, फिर कैटलिस्ट अलग हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं क्या होता है। तो पहले जाकर के जो है मान ली कैटलिस्ट कुछ भी है, यहां पर तत्कालिक कोई भी एक पदार्थ हम ले लेते हैं, XYZ जो भी हो। मान लीजिए यहां पर Y का मॉलिक्यूल है, इसका बाहरी सतह है ये है कैटलिस्ट का।
surface with free valency मतलब चारों तरफ यह अधिशोषक के रूप में रहेगा ताकि जो भी प्रतिकारक का अणु होगा इसके आकर के आके जुटेगा। अब यहां पर जाकर के जो है इस पर ए और बी दोनों अटैक कर रहा है, मतलब ए बी प्रतिकारक का अणु है, इस पर अटैक कर रहा है, ये रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट जब है तो कुछ क्षण के लिए ये ए इससे जुट गया और बी इससे जुट गया, ठीक है, मतलब यहां पर अधिशोषण हो गया उसके चारों तरफ। अब यहां जाकर के जो है पुनः फिर ठीक है, अब यहां पर ए और बी के बीच में बॉन्ड बनता है, ए प्लस बी अलग अलग है, एक साथ या नहीं, ए और बी दोनों अलग अलग है। अब यहां पर जाकर के जो है ए बी का डिजॉर्प्शन होगा, जो लास्ट स्टेप बोले, फिर कैटलिस्ट ज्यों का त्यों बचा रह जाएगा। प्लस ए बी, अब इधर प्रोडक्ट हो गया और ये कैटलिस्ट हो गया। यहां डिजॉर्प्शन हो रहा है, यहां एडजॉर्प्शन हो रहा है, यहां रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन, जिसके परिणाम स्वरूप ये घटना घटित होता है जो हमको यहाँ पर प्रोडक्ट को अलग कर रहा है। तो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, फिर से एक बार समझ लें, ये जाके अधिशोषक है, ये किस रूप में काम कर रहा है, अधिशोषक जिसका चारों तरफ वैलेंसी खुला हुआ है कि भैया आ जाओ मेरे में अधिशोषित हो जाओ। अब यहाँ पर ए बी आया रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल इससे भेंट करने के लिए कि कैसे हालचाल लेने के लिए, तो वो इसके यहाँ से आकर के इसको चिपका लिया अपने पास, फिर जाके दोनों आपस में रिएक्शन किया, दोस्ती किया, रिएक्शन हो गया तो यहाँ ए बी जुटा और फिर ये बंधन तोड़ करके अपना दोनों प्रोडक्ट डिजॉर्प्शन हो गया उसका, माने वहां से हट गया वी अधिशोषण, जिसके परिणाम स्वरूप हमको प्रोडक्ट अलग बना, कैटलिस्ट फिर ज्यों का त्यों बचा रह गया। तो ये था हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस का सिद्धांत, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, इसको लिख लीजिए। हो गया? इस घटना के दौरान निम्नांकित
बातें स्पष्ट हो जाती है या हो जाते हैं। पहला, उत्प्रेरक के अणु को विखंडित करने पर इसका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ता है, जिससे उत्प्रेरक की क्षमता बढ़ जाती है। मतलब यदि इसको विखंडित कर दें, टुकड़ा कर दें, तो इसकी क्षमता बढ़ जाएगी। दूसरा जो और महत्वपूर्ण बात होती है कि उत्प्रेरक की मात्रा निश्चित रहने के कारण इसका अत्यंत कम मात्रा लेने पर भी कार्य होता रहता है। और तीसरा, विअधिशोषण के कारण प्रतिफल के अणु पूर्णतः उत्प्रेरक से अलग हो जाते हैं। उत्प्रेरक से अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब ये सब कुछ जानकारी एक्स्ट्रा मिल रहा है कि जैसे हमको, जैसे उत्प्रेरक का जो पहले भी बोले हैं कि उत्प्रेरक का सरफेस एरिया बढ़ेगा, पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ेगा, तो उसकी क्रियाशीलता बढ़ती, उत्प्रेरक अधिक काम करेगा, उस पर अधिशोषण अधिक होगा, जो अधिशोषण का विशेषता हम बताए थे। तो यदि हम टुकड़े टुकड़े करके उत्प्रेरक को डालें तो वहां पर और उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा और उसका जो फ्री वैलेंसी वाला जो कंडीशन दिखलाए वो ढेर सारा मॉलिक्यूल में होगा और वहां पर अधिशोषण ज्यादा होगा। अधिशोषण जब ज्यादा होगा तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी और रिएक्टिविटी बढ़ेगी तो रिएक्शन तेज गति से होगा। इसके अलावा हमने यहाँ लास्ट में देखा कि उत्प्रेरक जितना लिया उतना ही बचा रह गया, तो उत्प्रेरक के बचे रह जाने के कारण हमको अलग से एक्स्ट्रा उत्प्रेरक लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मात्रा ही लेते हैं तो उसी से काम क्रमशः चलते रहता है। मतलब एक रिएक्टेंट उसमें जुड़ा, प्रोडक्ट बनाया, फिर दूसरा रिएक्टेंट जुड़ा, फिर दूसरा प्रोडक्ट बनाया, बारी बारी से वो जाकर रिएक्टेंट प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट होता है। उत्प्रेरक वहां पर खाली बैठा रहता है और उसके बाहरी सतह पर जुड़ता जाता है उत्प्रेरक प्रतिकारक और प्रतिफल का निर्माण करता रहता है। और तीसरा कहता है यहाँ पर जो डिजॉर्प्शन जो हो रहा है, जिससे एकदम पूर्णतः जो है प्रतिफल का अणु उसको छोड़ करके आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। तो ये था अभी तक जो हम लोग देख रहे थे। उत्प्रेरण का दो प्रकार अभी तक देखे हैं, एक स्वतः उत्प्रेरण, दूसरा एक देखे थे हम लोग समांगी उत्प्रेरण, दूसरा विसमांगी उत्प्रेरण, जिसमें समांगी उत्प्रेरण को पिछले क्लास में देख चुके हैं, विसमांगी उत्प्रेरण को आज हम लोग देख रहे थे। अब हम लोग तीसरा देख रहे हैं, इसको लिख लिया होगा। तीसरा है ऑटो कैटालाइसिस, स्वतः उत्प्रेरण।
इसमें क्या होता है कि उत्प्रेरक अलग से लेते नहीं हैं, सिर्फ कोई प्रतिफल जो बनता है रिएक्शन के पश्चात, वो प्रतिफल ही उत्प्रेरक का कार्य करने लगे, उसकी उपस्थिति मात्र से रिएक्शन का रेट चेंज होने लगे, तो वो प्रतिफल ही कहलाता है स्वतः उत्प्रेरक, ऑटो कैटेलिस्ट, और यह घटना कहलाएगा ऑटो कैटेलाइसिस। तो हम लोग कहेंगे कि जब किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान उत्प्रेरक का उपयोग नहीं किया जाता है, परंतु प्रतिक्रिया के पश्चात बनने वाले कोई प्रतिफल उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो उस प्रतिफल को स्वतः उत्प्रेरक ऑटो कैटेलिस्ट कहा जाता है, तथा इस घटना को स्वतः उत्प्रेरण ऑटो कैटेलाइसिस कहा जाता है, या सेल्फ कैटेलाइसिस। कहा जाता है। एग्जाम्पल, जैसे यहां पर हम लोग है CH3COO C2H5 एस्टर है, इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस 3 तरीके से इसका होता है। एक एसिड के उपस्थिति में, जो पीछे कहीं एग्जाम्पल लिए थे H2SO4, दूसरा NaOH की उपस्थिति में, जो पिछला टॉपिक में एग्जाम्पल लिए, तो बेस कैटेलाइसिस है वो, और तीसरा जाकर के हमको यहाँ पर कुछ भी नहीं ले रहे हैं, ना एसिड ले रहे हैं ना बेस ले रहे हैं, अपने आप यहाँ पर जो CH3COOH है प्लस C2H5OH बनता है। अब यही जो CH3COOH है, यही कैटलिस्ट का काम करने लगता है। कैटलिस्ट यहाँ पर डाले नहीं, लेकिन जो प्रतिफल है वही जाकर के कुछ प्रेरणा देना चालू कर देता है, उससे उत्साहित होकर के रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। तो वैसे कंडीशन में जाकर के जो कि ये घटना क्या कहलाएगा, ऑटो कैटेलाइसिस। जैसे होता है कभी कभी हम लोग अपने आप से प्रेरित होते हैं कि कभी जाकर के कोई काम करने बैठे और वो काम तेजी से होने लगता है, तो काम को देख करके मेरा माने कि हम लोग का जो मन क्या और बढ़ जाता है कि नहीं थोड़ा सा और कर ही लेते हैं। जब इतना सवाल बन गया चलो और, मतलब जो मेरा प्रतिफल जो बना, वहां सवाल जो बना, उस सवाल को देख देख करके मेरा मन बढ़, किसी को और किसी अन्य पुरुष माने अन्य किसी व्यक्ति को देखने का कोई जरूरत नहीं है, किसी का प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं है। अपने आप से कि कल हम 25 सवाल बनाए थे, मेरे पास कैपेसिटी है 25 सवाल बनाने का, चलो आज 30 बनाते हैं। तो ये जो अपने आप से जो प्रेरणा लेते हैं, या हम इस एग्जाम में इस साल हम इतना नंबर लाए, इतना मार्क्स लाए, तो इसका मतलब है अगले साल हम थोड़ा सा और मेहनत कर करके इसमें इतना और ज्यादा नंबर हम बढ़ा सकते हैं। तो वैसे कंडीशन में वो स्वयं से प्रेरणा लेकर के
यदि आगे बढ़ता है, मतलब अपना जो प्रोडक्ट देखा, जितना मार्क्स आया, उस मार्क्स से प्रेरणा लेकर के जो आगे बढ़ता है, वही वहां पर क्या है ये कि अपना जो प्रतिफल है, इसमें कोई कैटलिस्ट किसी को डालने की जरूरत नहीं है कि हम बाइक में सपोज कीजिए बीपीएससी का एग्जाम दिए, यूपीएससी का एग्जाम दिए, और इस बार जाकर जो है कि हम लोग मैंने कोई व्यक्ति जाकर के जो है कि अपना टोटल इंटरव्यू वगैरह सब देने के बाद 600वां रैंक लाया, तो 600वां रैंक से वो इतना उत्साहित हो गया कि बोला नहीं, अगले एक साल और थोड़ा तैयारी करें तो हम टॉप रैंकर हो सकते हैं, और बाय द वे वो टॉप 10 में जाकर अगले साल जाकर के वो आ गया। तो स्वयं से प्रेरणा लिया, किसी और से प्रेरणा नहीं लिया। तो वैसे कंडीशन में वो कहलाएगा ऑटो, घटना कहलाएगा ऑटो कैटलाइसिस, और ये पदार्थ कहलाएगा ऑटो कैटेलिस्ट। इसी प्रकार से KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस H2S, K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस S प्लस H2O। इस प्रकार से तब यहां 2MnSO4 जो है ये काम करेगा ऑटो कैटलिस्ट का, और ये घटना कहलाएगा ऑटो कैटेलाइसिस। कि मतलब कैटलिस्ट हम यहां डाल नहीं रहे हैं, लेकिन स्वयं अपने ही प्रतिफल के द्वारा यदि वो अपना प्रेरणा ले रहा है और उस प्रेरणा की प्रक्रिया कंप्लीट हो रहा है, तो यह घटना कहलाएगा ऑटो कैटेलाइसिस। लिखिए इसको। हो गया? आगे देखते हैं, मिटा दूं? चौथा देखते हैं, इंड्यूस्ड कैटेलाइसिस, प्रेरण, या प्रेरित उत्प्रेरण। इसमें क्या हो रहा है, किसमें, जैसे मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल लीजिए, कोई आदमी माने एक, जैसे आप लोग रहते हैं कहीं लॉज वगैरह सब हॉस्टल में रहते हैं, तो वहां पर जाकर के क्या होता है कि जो रूम पार्टनर है, रूम पार्टनर का एक्टिविटी को देखते हुए, माने रूम पार्टनर जैसे पढ़ने बैठा वही चीज हम भी पढ़ने बैठे, और वो जाकर के जो है कि 25 सवाल बना रहा है, 20 सवाल बना रहा है, हम यदि 15 सवाल यदि बना, उसको प्रेरणा पा करके, यदि हम पहले वो उतना नहीं बना पाते थे, लेकिन उसके साथ बैठते बैठते उसको देखा देखी, यदि हम जाकर के, मतलब वो अपना काम कर रहा है, हमको कुछ इंड्यूस नहीं, मैंने अपने आप में कुछ नहीं कह रहा है हमको, लेकिन हमको अपने प्रेरणा स्वतः मुझसे ले रहे हैं, देख करके उसके एक्टिविटी से सेम काम हो रहा है, तब वहां पर जाकर के जो है कि वो कहलाएगा इंड्यूस्ड कैटेलाइसिस। तो यहां पर कहता है कि व्हेन एनी केमिकल, सॉरी हिंदी लिखना है ना, कि जब कोई रासायनिक प्रतिक्रिया किसी अन्य प्रतिक्रिया के द्वारा प्रेरित हों,
तब इस घटना को इंड्यूस्ड कैटालाइसिस कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, चूंकि सोडियम आर्सेनाइट हवा के द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होता है, परंतु इसके विलयन में सोडियम सल्फाइड का विलयन मिलाकर ऑक्सीकरण कराया जाता है। तब दोनों पदार्थ ऑक्सीकृत होते हैं। तो सोडियम सल्फाइड ऐसे ही ऑक्सीकृत होता है, अकेले में यदि कराएंगे तो ऑक्सीकृत होता है। मतलब Na3ASO3 एयर से आ रहा है, तो अकेले है तो नो इफेक्ट, जबकि Na2SO3 ये Na2SO4 बनाएगा। ठीक है, अकेले में जब रहेगा अलग अलग। अब इसको दोनों को साथ ले लें, एक साथ में, तो यहां पर क्या है, Na3ASO3 प्लस Na2SO3 हवा। अब ये बनाएगा Na3ASO4 प्लस Na2SO4। तो दोनों ऑक्सीकृत यहां पर हो रहा है, इसका भी हो रहा है, इसका भी। इसका तो पहले से भी हो रहा था अकेले में जब लिए थे तो, लेकिन यहां पर जाके जब दोनों को मिला के ले रहे हैं मिश्रण के रूप में एक साथ, तो वैसे कंडीशन में दोनों का ऑक्सीडेशन होना चालू हो गया। एक ठोके तो पहले से हो ही रहा था, लेकिन सोडियम आर्सेनाइड का नहीं हो रहा था, तो ये घटना कहलाएगा इंड्यूस्ड कैटालाइसिस। तो ये था आज की कहानी। आज की कहानी यहीं तक रहने दें, फिर उसके बाद अगले दिन अगले टॉपिक के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।